वेलकम टू फिल्टर न्यूज वंस अगेन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से चाइना से रिलेटेड खबरों के बारे में। आज बेसिकली हम फोकस करेंगे जो कि चाइना और यूएस के रिलेशंस में 2020 में जो दरार आई है। चाइना ने बेसिकली बहुत ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि यूएस को इम्पैक्ट होता है और यूएस ने उसके अगेंस्ट और दुगने कदम उठाए हैं जिससे कि चाइना को इम्पैक्ट होता है। टाइम वेस्ट न करते हुए डिटेल में चलते हैं। तो बेसिकली हम बताते हैं कि आज हम किन किन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हम जिस पे बात करेंगे वो करेंगे कि अमेरिका ने अब चाइना के ऊपर बिल्कुल विश्वास करना छोड़ दिया है और उसके क्या कारण हैं। दूसरे पॉइंट हम जिसके बारे में बात करेंगे वो करेंगे कि अमेरिका और चाइना के संबंधों में 2020 में बहुत तेजी से बदलाव आए हैं और इसमें जो चाइना वायरस है बेसिकली उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, उसमें बताएंगे जो चाइना और यूएस के रिश्तों में जो दरार आई है उसका कारण ट्रेड वॉर भी है जो बेसिकली यूएस और चाइना के बीच में कई महीनों से चल रहा है। अब अमेरिका में चाइनीज काउंसुलेट है, उसमें भी बहुत छेड़खानी हुई है या फिर उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक और जो पॉइंट जिससे हम बात करेंगे वो करेंगे कि अमेरिका ने बेसिकली बोल दिया है चाइना को कि वो चाइना के लोगों से नफरत नहीं करते बल्कि वो सिर्फ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट है। थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में बात करेंगे वो करेंगे कि 2020 में चाइना के नागरिकों ने बेसिकली जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है जो उनकी रूलिंग पार्टी है उससे इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। उसके कारण क्या है। जो सातवां पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे जो चाइना ने यूएस के ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उनके ऊपर और कड़े नियम उन्होंने लागू कर दिए हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है जिस पे हम बात करेंगे वो साउथ चाइना सी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके अगेंस्ट चाइना ने क्या कदम लिए हैं। एक और जो पॉइंट सामने आया है वो चाइना और भारत और यूएस को लेकर यूएस ने ऐसे कैसे कदम लिए हैं जिससे इंडिया को डायरेक्टली सपोर्ट करती है और इंडिया को डायरेक्टली फायदा होता है और चाइना को डायरेक्टली नुकसान होता है। और आखिरी पॉइंट जिसके बारे में बात करेंगे वो करेंगे हांगकांग के बारे में। तो हांगकांग में बेसिकली जो सिक्योरिटी लॉ है उसके लगने के बाद यूएस ने बेसिकली क्या चेंजेस आए हैं उनके लॉ में और हांगकांग से रिलेटेड उन चीजों में क्या इम्पैक्ट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हम बात करेंगे चाइना और यूएस के रिलेशंस के बारे में। तो आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि जो 2020 साल है वो चाइना और यूएस और भारत के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट साल क्यों है। 2020 में एक्चुअली उसके पहले इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले चाइना और अमेरिका में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। बहुत सारी कंपनीज जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइना में काम करती थी और चाइना के बहुत सारे लोग अमेरिका जाके काम करते थे। लेकिन 2020 में अमेरिका जिस तरह से चाइना को पहले देखता था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब चीन को लेकर अमेरिका का जो एक पहले पेशेंस था कि हालांकि बहुत पहले जब चीन कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में आया तो अमेरिका ने इस बात का एक पेशेंस दिखाया, चीन की मदद करने की कोशिश की कि धीरे धीरे चीन के लोग ये समझेंगे और चीन की सरकार ये समझेगी कि उनको डेमोक्रेटिक बनना और लोकतांत्रिक बनना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अमेरिका ने चीन को बदलने के लिए या फिर उसके सुधरने के लिए बहुत दशकों तक इंतज़ार किया, मगर चीन स्पेशली शी जिनपिंग के शासनकाल में वो बजाय सुधरने के और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अब लोग अमेरिका और चाइना की इस लड़ाई को अब इस तरह से लेने लगे हैं जैसे कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश अब एक हो रहे हैं और वो चाइना से लड़ रहे हैं और अमेरिका उसमें सबसे उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहा है क्योंकि अमेरिका ही एक सुपर पावर है जो कि चाइना से टक्कर ले सकता है। अमेरिका ही एक ऐसा है जो चीन की बाह मरोड़ सकता है क्योंकि उनके बहुत सारे ट्रेड डिपेंडेंसी और बहुत सारा रेवेन्यू चाइना अमेरिका से लेता है। अभी इस समय कुछ देशों में द क्लीन नेटवर्क के नाम से एक प्रोसेस चलाया जा रहा है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे डेटा लोगों के पास आ रहा है जिसमें ये कि ये इस तरह का नेटवर्क है, चाहे वो 4G नेटवर्क हो, 5G नेटवर्क हो और या फिर सेलुलर नेटवर्क हो, जिसमें कि चाइना के किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी टेक्नोलॉजी का और या किसी भी कंपनी का कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लोग इस तरह की टेक्नोलॉजीज का अब प्रेफर करने लगे हैं। यूरोपियन देशों में ऐसा बहुत सारा हुआ है। चीन ने अमेरिका की सेना की टेक्नोलॉजी कई दशकों तक चुराई और टेक्नोलॉजी को चुरा कर जितना भी उनको मिला उसको चुरा कर उन्होंने अपने सेना में लगाया और अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन अब अमेरिका उस कदम को उठा रहा है जिससे कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं और चीन इस तरह के फायदे लेना बंद करें।
और अमेरिका और चीन के बीच में अभी जो युद्ध इस तरह से चल रहा है, इसको कोल्ड वार बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो उनके बीच में किसी तरह का युद्ध नहीं है, पर वो एक दूसरे के बहुत खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो युद्ध है वो अब गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी बढ़ गया है, जैसे कि कल्चर, एजुकेशन और मेडिसिन। ऐसे बहुत सारी खबरें लोगों ने सुनी होगी कि किस तरह से चाइना यूएस में यूनिवर्सिटीज़ खोल रहा है, यूएस में अपना कल्चर का प्रचार प्रसार कर रहा है और इसमें करोड़ों डॉलर वो हर साल खर्च करता है। तो इस तरह से भी एक युद्ध चल रहा है और अमेरिका उससे बचने की कोशिश कर रहा है अपने देश में। और चीन ने इन तीनों चीज़ों का, जो मैंने बोला, कल्चर, एजुकेशन और मेडिसिन, इसका इस्तेमाल किया है अमेरिका के खिलाफ। और बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया में भी चीन ने ऐसी बहुत सी कोशिशें की हैं, लेकिन इंडिया ने बहुत पहले उनके खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए और अब चीज़ें कंट्रोल में। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हम सारी बात करेंगे आज। और दुनिया की अभी सारी बड़ी महाशक्तियां चीन के खिलाफ खड़ी नज़र आ रही हैं। 2020 में एक्चुअली शी जिनपिंग के हिसाब से ये एक चाइना का साल होना था, जिसमें कि चाइना एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर निकलता, लेकिन चीज़ें उसकी उल्टी हो गई। तो चलते हैं एक एक पॉइंट पर बात करते हुए और देखते हैं कि हमारे आज के एनालिसिस में चाइना और यूएस के लिए क्या है। दोस्तों, आपने देखा 2020 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट था यूएस के दृष्टिकोण से भी और चाइना के दृष्टिकोण से भी, लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि अब 2020 में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनके बाद यूएस चाइना के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो उसके रिलेटेड बहुत चीज़ें हुई है। अनुज उसको डिटेल में बताएंगे हमें कि क्या क्या चीज़ें हुई है जिससे कि जो विश्वास है वो कम हो गया है यूएस का चाइना पर। हाँ, अमेरिका की बहुत सारी ऐसे एक्शन अमेरिका ने लिए हैं चाइनीज़ कंपनीज पर स्पेशली, जिससे पता लगता है कि अब अमेरिका वैसे तो बहुत ही ओपन कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया भर के कंट्रीज की कंपनीज वहाँ पर जा सकती हैं। दुनिया भर के लोग इंडिविजुअली वहाँ जाकर काम कर सकते हैं और इसको अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं, पैसे बना सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो दो बड़ी कंपनियों पर अमेरिका ने सबसे पहले कदम उठाया वो थी हुआवाई, जो कि मोबाइल फ़ोन्स बनाती है और 5G नेटवर्क की टेक्नोलॉजी बेचती है, और एक टिकटॉक जो कि एक फ़नी वीडियो और वीडियो शेयरिंग का एक एप्लीकेशन है। तो अमेरिका ने बहुत ही सीरियसली इसको लेते हुए, क्योंकि अमेरिका ने यह दावा किया कि उसके पास पूरे सबूत हैं कि ये दो कंपनीज अमेरिका से बहुत सारा डेटा चुरा कर चाइना की पार्टी में और चाइना की जो सरकार है वहाँ पर, जो उसकी सेना है, उसको ये सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अमेरिका ने एक लॉ पास किया जुलाई 2020 में, अपनी संसद से यह बिल पास किया कि अमेरिका का कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी आर्मी पर्सनल, कोई भी नेवी और किसी भी तरह का सरकारी काम करने वाले लोग अपने मोबाइल पर चाइनीज ऐप नहीं रखेंगे, हुआवाई के फ़ोन नहीं खरीदेंगे और टिकटॉक इंस्टॉल नहीं करेंगे। और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो माइक पॉम्पियो हैं, जब उनसे पूछा गया कि वो खुद कभी क्या वो टिकटॉक यूज़ करते थे, तो उन्होंने खुले आम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बोला कि आप टिकटॉक और किसी भी चाइनीज़ ऐप को इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि आपका जो डेटा है वो सारा डेटा चाइनीज़ सरकार के पास चला जाएगा, और आपको अगर इस बात से कोई फ़र्क पड़ रहा है तो आप उसको दे सकते हैं। और अमेरिका सरकार ने अमेरिका में जो ऐप स्टोर्स हैं, एप्पल के और गूगल के जो स्टोर हैं, उस पर भी वहाँ से टिकटॉक को हटाने की कोशिश की। टिकटॉक ने अमेरिकी सरकार पर मुकदमा कर दिया। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पर अभी मुकदमा अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि देखते हैं क्या उसका रिजल्ट निकल कर आता है। पर हुआवाई कंपनी जो कि हार्डवेयर, मोबाइल और 5G की टेक्नोलॉजी देती है, उस पे कड़े नियम अभी भी लागू हैं। अमेरिका ने यूएस की टेलीकॉम कंपनीज पर एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया कि वो हुआवाई से किसी भी तरह के उपकरण और कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेंगी। अमेरिकी कंपनियां और पूरे विश्व की कंपनियां हुआवाई से डेटा और ये टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हुआवाई बहुत ही सस्ते में इसको प्रोवाइड कर रहा था। उसको ऑफिशियली बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर उसका कारण यही है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अमेरिकी कंपनियां अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा R&D करने के बाद बनाती हैं, उसको चाइना बहुत आसानी से चुरा लेता है। और चूँकि उनका R&D में इतना खर्चा नहीं लगा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वो उसको बहुत सस्ते में दूसरे देशों को बेचना शुरू कर देते हैं। तो जून में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने घोषणा कर दी कि हुआवाई चाइना की मिलिट्री से संबंधित है। हुआवाई के जो ओनर है वो पहले चाइनीज़ मिलिट्री में काम करता था। और जुलाई में अमेरिकी सरकार ने फिर हुआवाई के जो कर्मचारी हैं उन पर वीज़ा बैन लगाने शुरू कर दिए,
कि वो अब अमेरिका में एंटर नहीं कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो 1 हफ्ते या 1 महीने तक रुकेंगे। उनको बहुत ही डिटेल में ये बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और क्या एम है उनका। सितंबर 2020 में अमेरिका ने हुआवाई कंपनी पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए यह अनाउंस किया कि अब कोई भी अमेरिकी कंपनी या विश्व की कोई भी कंपनी जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है वो हुआवाई के साथ बिजनेस नहीं कर सकती। मतलब वो उसको किसी तरह के मोबाइल पार्ट नहीं दे सकती, और जो मोबाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेमीकंडक्टर, वो उसके बिना कोई भी मोबाइल फ़ोन बन नहीं सकता। और वो अभी भी चाइना के सारे मोबाइल्स में अमेरिकी टेक्नोलॉजी के ही सेमीकंडक्टर लगते हैं। तो इस तरह का बैन लगने के बाद हुआवाई के जो सीईओ हैं उन्होंने ये माना कि हाँ, अमेरिका के जो बैन लगे हैं उन प्रतिबंधों की वजह से उसका जो मोबाइल बिजनेस उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। और जैसे मोबाइल कंपनीज जो हैं वो हर साल एक नया वर्जन और अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन निकालती हैं, हुआवाई का जो फ्लैगशिप फ़ोन है जो P सीरीज से चलता था, P20, P30 और P40 तक तो हुआवाई ने निकाला, लेकिन 2020 में उनके फ्लैगशिप फ़ोन का कोई भी नया वर्जन सामने नहीं आया। इस वजह से ये पूरा साबित हुआ कि अमेरिका ने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को हुई है। हुआवाई के जो मोबाइल फ़ोन हैं, उन जो फ्लैगशिप फ़ोन हैं, उनको अपग्रेड करना बिल्कुल भी असंभव हो गया है। जून 2020 में यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने चाइनीज़ कंपनीज की एक लिस्ट बनानी शुरू की जो कि अमेरिका के लिए खतरा थी, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा रही थी या अमेरिकी सरकार या अमेरिकी लोगों पर जासूसी कर रही थी। तो सबसे पहले इसमें 24 कंपनियां शामिल की गई जो कि चाइना की मिलिट्री से संबंध रखती हैं, और ये अमेरिका में बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से इनका इन्वेस्टमेंट होता जा रहा था और ये बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही थी। और 9 और कंपनियों पर उसके बाद चाइनीज़ कंपनियों पर बैन लगाया गया। इसमें जो कारण यूएस ने दिया वो ये था कि वो चाइना का जो शिंगजियांग प्रोविंस है वहाँ पर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है। वहाँ पे यूगर मुस्लिम उनको ज़बरदस्ती बैन करके रखा गया है और उनसे बंधुआ मजदूरी टाइप की कराई जा रही है। सारी चीज़ों की वजह से इन कंपनीज़ पर बैन लगा। और ये 9 कंपनियां जो हैं उसमें वो अब अमेरिकी डॉलर में या अमेरिका के किसी व्यक्ति से या किसी भी कंपनी से किसी भी तरह का डॉलर का लेन देन नहीं कर सकती, जो कि एक बहुत बड़ी धक्का है इनके लिए। और कुछ समय के बाद ही अमेरिका ने इस लिस्ट में 11 और कंपनियां शामिल की जिन पर आरोप लगा कि वो बंधुआ मजदूरी करवाती हैं। इन पर भी वही आरोप है, बंधुआ मजदूरी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की लोग उनको वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको बिल्कुल दयनीय स्थिति में रखा गया है और ये अमेरिकी कंपनीज और अमेरिकी लोगों पर जासूसी करते हैं। इनमें से 2 कंपनियों पर यह आरोप है कि जो चाइना का जो शिंगजियांग प्रोविंस है वहाँ पर जो यूगर मुस्लिम है उनके बॉडी के जो जीन्स हैं उसको इलीगली इन्होंने कलेक्ट किया, उसका डेटा मेंटेन किया और वो इस डेटा का इस्तेमाल उनको ट्रैक करने में करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते यूगर मुस्लिम चाइना के किसी और इलाके में फैलें या किसी भी तरह का कोई विरोध करने की कोशिश करें। और तो ये बहुत बड़ी लिस्ट एक अमेरिका ने बनाई और इसी 2020 में ही आगे बढ़कर अमेरिका ने और डिटेल में 77 और कंपनियां ऐड की। SMIC जो एक कंपनी है जो चाइना की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती थी और अब ये अमेरिका के रिस्ट्रिक्शन के बाद चाइनीज़ कंपनीज होने के बावजूद अब ये हुआवाई और चाइना के किसी भी मोबाइल कंपनी को चिप प्रोवाइड नहीं कर सकती। एक और कंपनी है जो कि जिसका नाम है DJI, ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन बनाने वाली कंपनी है और ये भी चाइनीज़ है। इस पर भी बैन लग गया है और अब तक इस जो हमारी लिस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें अब तक टोटल 300 चाइनीज़ कंपनियां शामिल कर ली गई हैं। सोचिए 300 कंपनियां और जो विश्व की बड़ी कंपनी जैसे DJI, SMIC नाम की कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा डॉलर्स में अमेरिका से रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, अब उनके लिए बहुत ज़्यादा पूरी तरह से इस सब करने के बाद चीन पर इसका पूरी तरह से प्रभाव दिखने लगा है। जैसे 2020 में चीन ने बहुत सारे सैटेलाइट प्रक्षेपण किए और उसमें से चीन के 3 रॉकेट फेल हो गए और लोगों का ये मानना है, इवन चाइनीज़ लोग भी ये मानते हैं कि ये जो फेल होना है उसका कारण है क्योंकि अब अमेरिका किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी चीन को नहीं दे रहा है ऑफिशियली और किसी भी तरह की उनके ये जो इंटरनेशनल स्पेस मिशन है और इन सब में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये उनका रॉकेट्स फेल हुए हैं। दोस्तों आपने देखा कि अमेरिका जो एक्शन ले रहा है वो बेशक आपको दिख नहीं रहे हो लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म होने वाला है चाइना के ऊपर। तो उसी के साथ अनुज एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो 2020 में हुई जो सबको पता है वो है चाइनीज़ वायरस। वैसे तो अमेरिका 2019 में भी ऐसी डिसीजन ले रहा था चाइना को रोकने के लिए, बट 2020 में
अमेरिका खुलकर सामने आया है और उसका सबसे बड़ा कारण था चाइनीज वायरस। तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। हाँ, अगर हम कोविड के बारे में बात करते हैं, जिसको कि अब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका उसको चाइनीज वायरस या CCP वायरस के नाम से भी बुलाते हैं, यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वायरस। ये जब 2020 के स्टार्टिंग में शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें अचानक से अमेरिका में पड़ना शुरू हुआ। इंडिया में तो काफ़ी लेट आया, 2-3 महीने के बाद इसने फैलना शुरू किया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में हुआ। जब इस बात की एक पड़ताल की गई कि ये वायरस कहाँ से आया, तो ये पाया गया कि सबसे पहले चीन का जो वुहान प्रोविंस है, वहाँ पर जो जानवरों की एक मार्केट थी, जो सी फूड और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती थी, ये वहाँ से निकला। अमेरिका को इस बात की बहुत ज़्यादा एक तरह की खुन्नस थी चाइना से, कि चाइना ने समय पर, उसको पता होने के बावजूद समय पर उसने ना तो WHO को बताया, ना सिर्फ विश्व में किसी को बताया, और बहुत सारे ऐसा डेटा जो कि इस चीज़ के काम में आ सकता है कि किस तरह से ये फैला है और इसका क्या पैटर्न है, उसको देखने के बाद उससे लड़ने के लिए विश्व के देशों को बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती थी, लेकिन चाइना ने किसी भी तरह का डेटा लोगों को प्रोवाइड नहीं किया। इस वायरस से जुड़ी इंफॉर्मेशन को जिस तरह से चाइना ने कवर करने की कोशिश की है, वो खुद चाइना के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ, और अमेरिका ने उसके बाद चाइना पर विश्वास करना और कम कर दिया और चाइना के खिलाफ बड़े बड़े कदम लेना शुरू कर दिए। और अमेरिका और विश्व के बाकी बहुत से देशों ने यह मानना शुरू कर दिया कि ये जिस तरह से कवर चाइना ने किया है, लोगों को लगा कि ये जानबूझकर चाइना ने विश्व में फैलाया है, तभी वो इस तरह से कवर करने की कोशिश कर रहा है। और चाइना की विश्वसनीयता इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जो कि अभी भी चल रहा है, कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बुरी तरह से समाप्त हुई है। अब लोग अपने देश में चाइना के प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ को निकाल रहे हैं। चाइना में काम करने वाली जो दूसरी कंपनीज़ हैं, जैसे जापानीज़ कंपनी और अमेरिकन कंपनीज़, अब वो वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रही हैं और सब बाहर निकल रही हैं। तो यह वायरस जो है चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ और पूरे विश्व में फैला, और अमेरिका में ये वायरस जो है वो पहली बार जनवरी में पाया गया था, और अमेरिकी सरकार ने उसके तुरंत बाद ही ट्रैवल बैन की घोषणा कर दी, जिसके बाद चाइना ने जिस तरह से इस वायरस को एक तरह से छुपाने की कोशिश की, और वो इसको और भी शक के घेरे में लेता चला गया कि भाई चाइना किस तरह से ये डेटा क्यों नहीं दे रहा है, जो भी वहाँ पर बातें हो रही हैं। और चाइना में खुद ये वायरस जब फैलना शुरू हुआ तो चाइना ने आंकड़े गलत दिए, और वो अभी भी लोगों को पता है। बाद में जब चाइना से ये बिल्कुल संभलना, एकदम कंट्रोल करना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया और कवर करना एकदम मुश्किल हो गया कि चाइना में कितना फैला है, तब उन्होंने माना कि हाँ, उनके जो भी ऑफिशियल आंकड़े हैं वो हो सकता है कि उससे करीब 10 गुना ज़्यादा हो। ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, और चीन के इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से इस वायरस को कंट्रोल करने में पूरे देशों को, जो दुनिया के बाकी देशों को जो मुश्किलात हुई हैं, उसकी वजह से पूरा विश्व इस वक्त चाइना के खिलाफ है और बहुत ही नाराज़ है। मार्च 2020 में अमेरिकी सरकार ने इस वायरस को चाइनीज़ वायरस के नाम से बुलाना शुरू कर दिया, और चाइना ने अमेरिका पर उल्टा हमला करते हुए यह कहा और इसको साबित करने की कोशिश की, मतलब बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक स्टेटमेंट की हेल्प से ये साबित करने की कोशिश की। जब अमेरिकी सैनिक चाइना के किसी बंदरगाह पर रुके थे, तब अमेरिका से ही ये वायरस चाइना में आया है, और वहाँ से फिर वो फैलना शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है, उसने चाइना की जो सारी हरकतें हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए उसने उल्टे चाइना की तारीफ की कि चाइना ने बहुत ज़्यादा मदद की है WHO की, और उसकी वजह से ही WHO के पास बहुत ज़्यादा डेटा है जिससे वो इस वायरस के खिलाफ कुछ कदम ले सकता है। जैसे कि, बल्कि हमको पता है कि WHO ने किसी भी तरह का कोई कदम नहीं लिया है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में फरवरी में जब लोगों ने पूछा कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र ये होगा या नहीं होगा, तो WHO ने पहले उससे इनकार किया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ये जानवरों से ह्यूमन में आया है, और जितने लोगों को हुआ है सिर्फ उन्हीं को होगा, मतलब ये उतना वायरल नहीं है, उतना ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो WHO की जो ये हरकत थी उससे भी अमेरिका काफ़ी नाराज़ हुआ, और अमेरिका ने जो WHO का ये जो व्यू पॉइंट है कि नहीं, चाइना तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद WHO को जो धनराशि अमेरिका देता था, जो कि सबसे ज़्यादा है, 70% या 60 के करीब जो WHO को धनराशि मिलती है वो अमेरिका से जाती है। और
जब अमेरिका ने ये देखा कि WHO तो पूरा चाइना की भाषा बोल रहा है, तो WHO से अमेरिका बाहर निकल गया, उस धनराशि पर भी उसने रोक लगा दी। और इस वायरस की वजह से चूंकि अमेरिका डेमोक्रेटिक है, वहाँ पर लोगों के पास इतना इंडिपेंडेंस है कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट पर मुकदमा कर सके। तो लोगों ने क्या किया, अमेरिका की अदालतों में चाइना की सरकार पर केसेस करने शुरू किए कि उनका जितने भी माल हानि हुई है इस वायरस की वजह से, क्योंकि ये चाइना की ओर से फैलाया गया है और चाइना ने बहुत ही या तो नेग्लिजेंस की वजह से निकला है या चाइना ही इसके लिए एक तरह से जिम्मेदार है, तो उस जो उनको जॉब्स की या बिजनेस का जो लॉस हुआ है वो सारी चीज़ें चाइना को उसकी भरपाई करनी होगी। और इस वायरस की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत इतना ज़्यादा नाराज़ हुए चाइना से, क्योंकि ट्रंप का ये चुनावी साल था और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि शेयर मार्केट, अमेरिका के शेयर मार्केट और अमेरिकी लोगों को जिस तरह से नौकरियां उन्होंने दिलवाई थी पिछले 3 सालों में, वो सारी चीज़ें इस वायरस की वजह से बर्बाद हो गई। और इस नाराज़गी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा कर दी कि धीरे धीरे चाइना के साथ जो भी उनके गठबंधन हैं, जो भी ट्रीटीज़ हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या कल्चर से रिलेटेड हो, वो सारी तोड़ लेंगे। उसको डीकपलिंग विद चाइना का नाम दिया और वो अभी भी जारी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हैं अपने राष्ट्रपति भवन में। चाइनीज़ वायरस बेसिकली कोरोना वायरस जिसे या कोविड जिस भी नाम से आप इसको पुकारें, वो चाइना से उत्पन्न हुआ और उसके कारण अमेरिका को एक मौका मिला चाइना के अगेंस्ट अपने एक्शंस लेने के लिए। तो इसके साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट कदम हुआ है जिससे चाइना और अमेरिका के रिश्तों में दरार देखी जा सकती है, वो है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर। तो ट्रेड वॉर ने भी बहुत इम्पैक्ट किया है। उस ट्रेड वॉर की वजह से क्या क्या एक्शंस लिए हैं यूएस ने या फिर चाइना ने एक दूसरे के अगेंस्ट, उसके बारे में बात। अमेरिका का जो विश्वास चाइना से कम धीरे धीरे होता जा रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक तरह से एक भीष्म प्रतिज्ञा टाइप की ले ली कि अब हम चाइना से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और किसी तरह की हेल्प नहीं करेंगे, तो उस वजह से धीरे धीरे डीकपलिंग स्टार्ट हो गई। हालांकि अमेरिका और चाइना के बीच में होने वाले एग्रीमेंट थे, उन्होंने 2019 में एक एग्रीमेंट किया था और 2020 में एक और ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले थे। उस एग्रीमेंट से अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया कि अब वो एग्रीमेंट नहीं करेंगे। अमेरिकी कंपनियां चाइना से बाहर निकलना शुरू हो गई और चाइना में धीरे धीरे बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। जनवरी में चाइना ने अमेरिका के साथ जो डील की थी, ये ट्रेड डील थी कि हम तुमसे इतना सामान खरीदेंगे, तुम हमसे इतने डॉलर्स का सामान खरीदोगे, तो उस हिसाब से चाइना को अमेरिका से करीब $200 मिलियन का सामान लेना था, लेकिन चाइना ने वो पूरा नहीं किया और उस वजह से अमेरिका और भी नाराज़ था और ट्रेड वॉर एक तरह से बढ़ रहा था इसी वजह से। और अमेरिका ने इसके अगेंस्ट कदम उठाते हुए जो चाइनीज़ सामान अमेरिका में बिकने के लिए आ रहे थे उन पर टैक्स लगाना शुरू किया और वो टैक्स की कुल राशि $250 मिलियन का एक पूरा एक्स्ट्रा टैक्स उन्होंने उन सामानों पर लगा दिया। और अगस्त 2020 में इसी ट्रेड वॉर के तहत अमेरिका ने ये अनाउंस किया कि जो हांगकांग से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें पहले मेड इन हांगकांग लिखा रहता था और हांगकांग को एक आगे भी खबर बताएंगे कि हांगकांग को एक स्पेशल रिबेट्स के तहत वो अपना सामान सस्ते में अमेरिका में बेच सकते हैं और यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज़ में बेच सकते थे। लेकिन इस स्टेप के बाद अमेरिका ने ये बोला अगस्त में कि अब हांगकांग से जो सामान आ रहा है उसको भी हम मेड इन चाइना ही मानेंगे और उसमें वही लेबल लगाया जाएगा। और इस वजह से उस पर एक्स्ट्रा और 10% टैक्स बढ़ गया, जिससे अमेरिका ने अपना जो ट्रेड डेफिसिट था चाइना के काउंटर में उसकी भरपाई करने की कोशिश की। जब दो देशों के संबंध खराब होते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके जो काउंसलेट्स होते हैं, जैसे यूएस में चाइना के काउंसलेट और चाइना में यूएस के काउंसलेट, उनके अगेंस्ट भी दोनों देशों ने कदम लिए हैं जिससे दरार और बढ़ गई है। तो वो कदम बेसिकली क्या लिए हैं अमेरिका ने चाइना के काउंसलेट के खिलाफ और उनके कारण क्या थे? ये अमेरिका ने बहुत बड़ी चाइना की बेइज्जती की एक तरीके से और ये बोला कि अमेरिका एक तरह से जो भी बोल रहा है उसमें वो कितना सीरियस है चाइना के खिलाफ। तो अमेरिका ने चीन के एक काउंसलेट पर अमेरिका के खिलाफ जासूसी करने का आरोप लगाया और ये बोला कि ये उसके पास पुख्ता सबूत हैं, यहाँ पर जो अमेरिका के जो चाइना के जो लोग आते हैं वो अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। और अमेरिका ने इस बात का आदेश दिया कि अमेरिका के हॉस्टिन जो काउंसलेट है, हॉस्टिन एरिया में जो चाइना का काउंसलेट है वो उसको क्लोज करना पड़ेगा। और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
माइक पॉम्पियो ने बोला कि यह आदेश इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि चीन को ने लगातार अमेरिकी संस्थानों पर और अमेरिकी लोगों पर और अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराया है, के खिलाफ जासूसी की है। जिस दिन यह ऑर्डर निकाला गया उस दिन चीन के इस काउंसलेट का एक वीडियो भी निकला जो किसी ने किसी दूसरी बिल्डिंग की छत से कहीं से बनाया था और उसमें यह देखा गया कि चीनी लोग जो उस काउंसलेट में थे वो ढेर सारे कागजात जला रहे थे और ये कागजात चूंकि बिल्डिंग के आंगन में जल रहे थे और बहुत ज़्यादा आग उससे निकल रही थी और धुआं निकल रहा था तो उसमें फायर अलार्म जला और अमेरिका के जो फायर एक्सटिंग्विशर और जो फायरमैन है वहाँ पर गए, लेकिन चीन ने उनको वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी, उस बिल्डिंग में घुसने की इजाज़त नहीं दी। इस बात को काउंटर करते हुए खुद चाइनीज़ लोगों ने एक तरह से इसके खिलाफ एक कदम उठाने की कोशिश की। तो चाइना के जो चुंगदू प्रोविंस है वहाँ पर जो अमेरिका का काउंसलेट था उसको चाइना ने बंद करने का आदेश दिया और इसके बाद खुद चाइनीज़ लोगों ने यह माना, जो चाइना की जनता है, चाइनीज़ सरकार नहीं, चाइना के लोगों ने माना कि अमेरिका ने चाइना की बहुत मदद की है ताकि चाइना कल्चरली ओपन हो सके और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, लेकिन चाइना ने किसी भी तरह के सुधार की कोई कोशिश नहीं की। और अमेरिका ने चीन की अर्थव्यवस्था, एजुकेशन और कल्चर, ये तीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अमेरिका ने मदद करने की कोशिश की चाइना की। अमेरिका ने चाइना को अपनी टेक्नोलॉजी भी दी और उनको काम भी दिया। ढेर सारी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइना में उन्होंने फैक्ट्रीज खोल रखी हैं, ऑफिस खोल रखे हैं, लेकिन चाइना इसके या तो लायक नहीं था या फिर चाइना ने उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और खुद अभी अमेरिका के लिए एक थ्रेट बन के खड़ा हो गया है। अमेरिका के ऊपर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले तो उन्होंने चाइना को बहुत सपोर्ट किया और अब वही चाइना उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है और इससे उन्हें सीख मिलती है कि उनका असली दोस्त कौन है, भारत या फिर चाइना। तो इसी खबर में एक और जो हमारा 5वां पॉइंट जिस पे हम डिस्कस करेंगे, वो चाइना ने बेसिकली एक एजेंडा लाया है कि वो चाइनीज लोगों को जताना चाहते हैं कि वो चाइनीज लोगों को तो पसंद करते हैं लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको पसंद नहीं करते। उन्होंने बोला कि इन दोनों में बहुत फर्क है, चाइनीज लोगों की मेंटेलिटी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मेंटेलिटी, उसमें दिन रात का अंतर है। तो उसके बारे में बेसिकली क्या डिटेल्स है? अमेरिका ने इस बात पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला था मिडल ऑफ द 2020 के बीच में कि अमेरिका जो भी कदम उठा रहा है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और चाइना के जो आम जनता है, चाइना के जो लोग हैं उनके खिलाफ नहीं है। और अमेरिका ने इस बात का आरोप खुद लगाया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर और ये बताने की कोशिश की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो और जो उसकी सरकार है उसने जो भी कदम लिए हैं लोकली या इंटरनेशनली वो सारे सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी सेना को बढ़ाने वाले हैं, उनको मदद करने वाले हैं। लोगों को मजदूर बनाकर ज़बरदस्ती काम कराया गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट से उन्होंने सेना को मजबूत बनाया। अब वही सेना अब वो साउथ चाइना सी में, जिसमें हम और डिटेल में बताएंगे आगे, और इंडिया में, तिब्बत में और खुद चाइना के अंदर लोगों पर तरह तरह के अत्याचार ये सेना करती है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही ख़तरनाक एक पैटर्न जो है वो चल निकला है। तो ये अमेरिका ने साफ किया है कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है जबकि चाइनीज़ लोगों के खिलाफ नहीं है। और अमेरिका ने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन पर वीज़ा बैन लगाने शुरू कर दिए 2020 में ही, और उसकी वजह से जो चीन के जो कॉमन लोग हैं और अमेरिका के जो लोग हैं उनके संबंध एक तरह से अच्छे हुए हैं। जो चाइनीज़ लोग अमेरिका में रहते हैं, जो कि अच्छे चाइनीज़ लोग हैं, वो इस बात से बहुत खुश हैं कि चाइनीज़ मेंबर्स पर अब एक वीज़ा बैन लगना शुरू किया, वो आसानी से वहाँ पर नहीं आ सकते। तो ये बैन्स के बाद अमेरिका और चाइनीज़ सरकार के बीच में संबंध और गड़बड़ हुए। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग अमेरिका पहले आते थे, जो B1 वीज़ा अमेरिका की एक वीज़ा की कैटेगरी है, उसके अंतर्गत वो 10 साल तक वो US में रुक सकते थे, लेकिन अब अमेरिकी सरकार ने इसको घटाकर सिर्फ 1 महीना कर दिया। और अमेरिका ने यह बोला है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर अमेरिका आते हैं वो एक तरह से जासूसी करते हैं और वो इस पर रोक लगाना चाहते हैं। और अमेरिका ने बोला कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग अमेरिका आ रहे हैं वो ना सिर्फ अमेरिकी लोगों पर जासूसी करते हैं बल्कि जो अमेरिका में कॉमन चाइनीज़ लोग या अच्छे चाइनीज़ लोग रह रहे हैं वो उन पर भी जासूसी करते हैं। और वो अच्छे चाइनीज़ लोग अगर किसी भी तरह से चाइनीज़ सरकार का विरोध करते हैं या उनके विरोध में कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये चाइनीज़ CCP के जो मेंबर हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं,
ये चाइना की सरकार को बताते हैं और वो सरकार फिर इन अच्छे चाइनीज़ लोगों के जो परिवार वाले या फैमिली मेम्बर्स जो चाइना में रह रहे हैं उनको परेशान करते हैं। तो इस तरह से वो एक तरह से अपने चाइनीज़ लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से चाइनीज़ सरकार के खिलाफ ना जाएं। तो अमेरिका ने अब इस बैन को और आगे बढ़ाने की बात चल रही है। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की सेना और इनके द्वारा कंट्रोल की जाने वाली कंपनी के एम्प्लॉयज़ और हर तरह के जो भी कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, सेना से रिलेटेड है, उन सब पे बैन लगाया जा सकता है। इसकी वजह से अमेरिका में आने वाले लोगों पर, चाइनीज लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। राइट है। सो ऐसे ही हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी देखा था कि जो चाइना के नागरिक है वो बेसिकली चाइना से खफा है और वो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि पिछले 16 साल में अब तक 37 मिलियन चाइनीज लोगों ने इस सदस्यता से इस्तीफा दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ दूसरी कंट्री के लोग ही नहीं, चाइना के खुद के लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते और यूएस के इस एक्शन से वो लोग बेसिकली खुलकर सामने आएंगे चाइना के खिलाफ। तो अगला जो पॉइंट है अनुज वो ये है कि अमेरिका में जो वीजा रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो हमने पिछली अपनी वीडियोस में भी देखे थे और 2020 में उन्होंने बहुत ज्यादा वीजा रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, ना सिर्फ चाइनीज कम्युनिटी पार्टी पर बल्कि अदर ऑर्गेनाइजेशन पर भी। तो उन वीजा रेस्ट्रिक्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अपने पिछले पॉइंट में हमने बोला कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी सेना से रिलेटेड लोगों पर बहुत सारे एक तरह से बैन लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका ने इससे और आगे बढ़ते हुए न सिर्फ ये पार्टीज बल्कि और जो लोग हैं जो इन पार्टीज की मदद करते हैं और अमेरिका में रह रहे हैं उस पर भी उन्होंने एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया है। तो चाइना के ने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जो एकेडमिशियन या प्रोफेसर हैं जो कि कुछ अमेरिकी नागरिक भी हैं या कुछ दूसरे कंट्रीज़ के नागरिक भी हैं, उनको चाइना हायर करता है और उनको एक डबल एक्स्ट्रा सैलरी देता है। जो वो एक्स्ट्रा अपनी अमेरिका में जो जॉब कर रहे हैं उसके अलावा उनको एक एक्स्ट्रा सैलरी देता है और उनसे जो चाइना काम लेता है वो ये है कि तुम जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या जो भी रिसर्च वर्क यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की सरकार को वो उपलब्ध कराएं। इस तरह से इन पर भी वीज़ा बैन लगा है। और मीडिया ग्रुप्स जो कि चाइना के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और अमेरिका में काम कर रहे हैं, इन मीडिया ग्रुप्स में भी अमेरिका ने एक तरह का शिकंजा कसा है और एक तरह के बैन लगाने शुरू कर दिए हैं। और तो अमेरिका में इन लोगों को अब बजाय पत्रकार या कोई जॉब करने वाले की बजाय एक डिप्लोमेट की कैटेगरी में रखा है। डिप्लोमेट जो काउंसलेट और एम्बेसीज में काम करने वाले लोग होते हैं, इन पत्रकारों को जो इन मीडिया ग्रुप से रिलेटेड हैं उनको और भी डिटेल में अपनी एक्टिविटी को अमेरिकी सरकार को बताना होता है, क्योंकि अमेरिका ने बोला कि ये न्यूज़ चैनल जो हैं वो अमेरिकी सरकार के लिए खतरा है और वो इनको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड करके रखना चाहते हैं। तो चाइना के 4 बड़े न्यूज़ चैनल हैं जो अमेरिका में चल रहे थे, जिनमें से चाइना रेडियो इंटरनेशनल, पीपल्स डेली, चाइना डेली और सिंहुआ न्यूज़ एजेंसी शामिल हैं। और अमेरिका ने इन एजेंसीज़ में काम करने वाले लोगों की संख्या भी कम कर दी है। पहले 160 के करीब लोग वहाँ पे काम कर सकते थे, अब ये संख्या 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अमेरिका में यूएस में पढ़ने वाले करीब चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें करीब 1000 स्टूडेंट्स के वीज़ा भी कैंसिल किए हैं, क्योंकि इन्होंने जब वीज़ा अप्लाई किया था अमेरिका के लिए और जो डेटा दिया था, इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी थी, वो जानबूझकर उन्होंने गलत दी थी और इस वजह से इन पर संदेह हुआ और उनको ख़त्म कर दिया गया। अब हम बात करेंगे साउथ चाइना सी की। तो साउथ चाइना सी जो एरिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कई पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और वहाँ पे क्या है कि चाइना अपनी मनमानी कर रहा है, राइट। और उससे रिलेटेड भी यूएस ने कुछ एक्शंस लिए हैं, अदर कंट्रीज ने भी एक्शंस लिए हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है साउथ चाइना सी की और उसके बारे में क्या एक्शंस लिए गए हैं। साउथ चाइना सी जो एरिया है उससे रिलेटेड अभी लगभग पूरा विश्व ही चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। उसमें चाइना के जो अभी साथी हैं, रशिया है और जो जितना ज़्यादा चाइना का विरोध नहीं करते हैं वो भी इस पॉइंट पर विरोध कर रहे हैं। तो चाइना ने एक तो इस एरिया को घेरने की कोशिश की है और पहले और मतलब स्टार्टिंग से ही एक इंटरनेशनल वाटर्स में गिना जाता था, इसमें कि ट्रेड सारे देशों का जाता है। इंडिया का भी करीब 50% ट्रेड उस रास्ते से गुजरता है समुद्री जहाज़ों की हेल्प से। तो चाइना ने क्या किया
कि कुछ साल पहले उन्होंने एक बहुत पुरानी एक माइथोलॉजी बुक, एक वेद पुराण कथा जैसे गीता टाइप का जैसे उनकी चलती है, उस एक किताब को निकाल कर उन्होंने बोला कि ये 9 कुछ डॉट्स वहाँ पे बिंदु बना दिए कि ये बिंदु के हिसाब से और इस पुरानी किताब के हिसाब से ये एरिया हमारा है। और फिर उसमें इसने क्लेम करना शुरू किया साउथ चाइना जो सी है उसके एक तरफ तो चाइना है और उसके दूसरे साइड में छोटी कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनाई। और चाइना ने क्या करना शुरू किया, अपने गुंडागर्दी करते हुए इन छोटी कंट्रीज़ पर उन्होंने एक तरह से गुंडागर्दी की, क्योंकि ये कंट्रीज़ के जो फिशिंग बोट्स हैं और उनके जो ऑयल को या गैस को सर्च करने वाले जो कंपनीज़ के जहाज़ हैं उसको ज़बरदस्ती उन्होंने परेशान करना शुरू किया, उनको ढकेलना शुरू किया। इनफैक्ट इंडोनेशिया के एक बोट को तो इन्होंने धक्का देकर, एक टक्कर लगाकर उसको डुबाई दिया। तो इस तरह के एक गुंडागर्दी शुरू की है। जुलाई में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो माइक पॉम्पियो हैं, उन्होंने इसका एक तरह से संज्ञान लिया। उन्होंने बोला कि साउथ चाइना सी जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर है और अमेरिका इस बात को, चाइना के इस क्लेम को पूरी तरह से इलीगल करार देता है और उसको पूरी तरह से उसका विरोध भी करेगा, क्योंकि साउथ चाइना सी से $3 ट्रिलियन का ट्रेड पास होता है और चाइना एक्चुअली इस एरिया में कब्जा कर इस ट्रेड पर ही एक तरह से नज़र गड़ाए हुए है, क्योंकि अगर ये एरिया चाइना का मान लिया जाता है तो फिर इसमें से जहाज़ गुजारने के लिए चाइना एक तरह से चुंगी कर इन जहाज़ों पर लगा सकता है और फिर उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। ये है कि चाइना चूँकि एक बड़ी कंट्री है, वहाँ पर इस एरिया में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई तो चाइना ने अमेरिका से बोला कि वो इस तरह के किसी एक तरह से वादा किया बिना लिखे हुए कि वो साउथ चाइना सी में किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन चाइना नहीं करेगा। लेकिन चाइना ने इस वादे को कई बार तोड़ा। उसने बहुत सारे कृत्रिम आइलैंड वहाँ पर बनाए और उसको मिलिट्राइज किया, मतलब वहाँ पर अपनी सेना भेजी, अपनी बोट्स भेजी और ये छोटी मोटी कंट्रीज जो हैं बगल की उनको परेशान करना ऑलरेडी जारी रखा है। और अमेरिका ने इसको काउंटर करने के लिए फिर बाद में अपने जंगी जहाज़ी बेड़े वहाँ पर भेजे। जो बड़े जहाज़ी बेड़े हैं अमेरिका के वो वहाँ पर गए, कई हफ्ते तक वो रुके रहे और उसके बाद इंग्लैंड ने भी भेजा और इंडिया ने भी अपने जो 2 जहाज़ी बेड़े हैं वहाँ पर भेजे और चाइना कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ देखता रहा। और इसी इलाके में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की, फिर भी चाइना कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरह से एक्शन यूएस ने बहुत सारे लिए हैं और यूएस ने फिर वहाँ से निकलकर हिंद महासागर में भारतीय नेवी के साथ भी एक जॉइंट एक्सरसाइज की और ये दिखाया कि जो चाइना के आसपास के जो देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हैं, यूएस उनके साथ है और चाइना किसी भी तरह की कोई उल्टी सीधी हरकत करता है तो ये सारे देश मिलकर उसको एक तरह का मजा चखा सकते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट बेसिकली वो है कि जो कोई एक्शन लिए हैं भारत ने चाइना के अगेंस्ट या फिर भारत जो भी कर रहा है उसमें जो अमेरिका वो खुलकर समर्थन दे रहा है। जैसे बाहर पहले बोलते थे जब भारत कोई भी वेपन खरीदता था तो अमेरिका उसमें कोई सैंक्शन लगा देता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो इंडिया से रिलेटेड भी अमेरिका ने बहुत ऐसे कदम उठाए हैं जो डायरेक्टली चाइना को इम्पैक्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि अमेरिका भी चाइना से बहुत ज़्यादा नाराज़ है तो उसने खुद तो सारे एक्शन लिए ही हैं चाइना के खिलाफ जितने वो ले सकता था और आगे ले रहा है, लेकिन चाइना के जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं और जो चाइना को एक तरह से फ्यूचर में भी कंपटीशन दे सकते हैं, जिसमें एशिया में अगर आप नाम देखेंगे तो सिर्फ इंडिया का ही नाम है। तो भारत ने इस समय जब इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना ने कुछ ज़मीन हथियाने की कोशिश की, इंडिया ने तुरंत एक्शन लेते हुए इजराइल, फ्रांस और अमेरिका से भी बहुत सारे एडवांस तरह के हथियार, बहुत ही खतरनाक हथियार खरीदने को मंजूरी दी और राफेल तो अभी फ्रांस का आ ही गया है इंडिया में। इस तरह से भारत ने जो एक्शन लिया है चाइना के खिलाफ तैयारी करने के लिए, युद्ध के लिए या उसको एक तरह से उसके सामने मजबूती से खड़े होने के लिए, उसका अमेरिका ने समर्थन किया। अमेरिका ने जो एक विश्व का G7 ग्रुप है जिसमें दुनिया की 7 बड़ी महाशक्तियां हैं, उस ग्रुप को बढ़ाकर G10 बनाने पर भी जोर दिया और उसने बोला कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया को इसमें शामिल होना चाहिए और इस पर अभी भी बात चल रही है। इसकी मदद से अमेरिका ने चाइना पर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया। एक और इंडिया के अलावा जो ताइवान है, ताइवान जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, तो अमेरिका ने ताइवान को भी बेचे जाने वाले हथियारों का समर्थन किया
और अमेरिका ने खुद ताइवान को बहुत सारे एडवांस हथियार बेचे ताकि चाइना की ओर से अगर हमला होता है तो ताइवान उसका सामना कर सके, उसके खिलाफ खड़ा हो सके और अपने लोकतंत्र की रक्षा कर सके। बेसिकली अमेरिका का जो एम है वो है दुनिया के जो सारे लोकतांत्रिक देश हैं उनको मजबूत बनाना और चाइना को ये अलाउ नहीं करना कि वो इन देशों पर या तो कब्जा कर ले या उनको एक तरह से, जैसे पाकिस्तान को अभी चाइना इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, वो उस तरह की हालत बाकी देशों में अब होने देना नहीं चाहते हैं अमेरिकन। अनुज, एक और जो बेसिकली पॉइंटर है वो है हांगकांग कंट्री के बारे में। तो हांगकांग आपको पता ही है, चाइना की जो हरकतें हैं वो बेसिकली हांगकांग में 2019 के अंत से ही और 2020 में और भी ज़्यादा हो गई, और अब कुल मिलाकर हांगकांग बेसिकली एक चाइना ही हो गया है, जो कि वो एक अलग टेरिटरी कहलाता था पहले। उसके चाइनीजकरण होने के बाद क्या एक्शंस लिए हैं यूएस ने हांगकांग के ऊपर भी, क्योंकि वो अब एक चाइना ही हो गया है। हाँ, ये इस मामले में जैसे हमने बाकी पहले पॉइंट पर बात किया तो अमेरिका ने जितने भी एक्शन लिए हैं चाइना के खिलाफ वो सारे सक्सेसफुल रहे, लेकिन हांगकांग के पॉइंट पर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि चाइना ऑलरेडी वो एक प्रोविंस था जिसको कि मतलब 1 कंट्री और 2 गवर्नमेंट वाली वहाँ पर एक तरह की एक स्पेशल कंडीशन लगी हुई थी। तो हांगकांग इस बारे में बहुत अनलकी रहा और यहाँ पर चाइना ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। उन्होंने एक सिक्योरिटी लॉ एक जो चाइना में बनाया गया है वो हांगकांग पे उन्होंने अप्लाई किया, और जिसके तहत ये है कि अगर कोई भी बंदा डेमोक्रेसी की बात करता है या किसी उस पर आरोप लगता है कि वो किसी बाहरी संस्था की हेल्प से सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा है, तो उस पर एक ये सिक्योरिटी लॉ लगाया गया और उन पर जो मुकदमे हैं वो अब चाइना मेन लैंड में उन पर मुकदमे होंगे। तो उन लोगों को वहाँ से पकड़ कर हांगकांग से पकड़ के चाइना में ले जाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही स्पेशली हांगकांग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बुरा एक तरह से स्टेप लिया गया, और एक वो जो पहले एक हांगकांग को एक एशिया का सिंगापुर की तरह एक बहुत ही इकोनॉमी वाइज और बिजनेस वाइज एक बहुत बड़ा हब माना जाता था, और विश्व के बहुत से देश जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत से देश इसको एक तरह की रिबेट देते थे कि बहुत ही कम टैक्स पर ये अपने जो यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको उन देशों में बेच सकता था। लेकिन इस तरह की जब चाइना ने हरकत की और उसको एक तरह से अपने देश में ही मिला लिया, तो अभी सारे देश इसके खिलाफ हैं और वो चाइना को हांगकांग को मिलने वाली सारी रिबेट्स उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, और वो हांगकांग को किसी भी तरह का बिजनेस नहीं देना चाहते, क्योंकि हांगकांग को बिजनेस देना और प्रॉफिट देने का मतलब है कि वो पैसा चाइनीज़ मिलिट्री के पास जाएगा और वो और ज़्यादा ताकतवर होंगे और इस ताकत का उपयोग फिर दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक जो कंट्रीज़ हैं उस पर वो इसका करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही चीन ने हांगकांग पर कब्जा किया, अमेरिका ने हांगकांग को दी जाने वाली किसी भी तरह की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर, जो कि अमेरिका पहले बहुत देता था, पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले इस बैन की वजह से ही बहुत सारे हांगकांग के जो नागरिक जो इन सब बिजनेस की वजह से जुड़े हुए थे और वहाँ पे एक तरह से अपना बिजनेस या जॉब कर रहे थे, और अभी वो लोग अगर कुछ लोग जो हैं जो इस लायक हैं किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो पाए, वो अब हांगकांग छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन बाकी जो हांगकांग की कॉमन जनता है उनके लिए एक बहुत ही ये दुखद वाली घटना है कि अब उनका चाइना का उन पर कंट्रोल है और वो वहाँ से डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। राइट। सो दोस्तों, आपने देखा कि यूएस और चाइना के रिलेशंस 2020 में बहुत ही बदले हैं और आगे चलकर भी इन रिलेशंस में और भी खटाव आने वाला है, और जिसका डायरेक्ट फ़ायदा होगा इंडिया को। इस सीज़न को हम यहीं कंक्लूड करते हैं और अगली बार फिर हाजिर होंगे नए सीरीज़ के साथ, चाइना से रिलेटेड खबरों के साथ। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।